हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता अर्थशास्त्र के अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष क्लास हमारी ये रहने वाली है, जिसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो इसमें जो है उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं जो विशेष हैं और जो एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तौर पर गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों किस प्रकार की है। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको लेकर हम जो है यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को विद्यमान किया जाता है, यानी कि दोनों क्षेत्रों को एक साथ संयुक्त रूप से देखा जाता है, जिसमें निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है। जब दोनों एक साथ स्टडी किया जाता है तो उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है दोस्तों वह है भारत, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्णतः मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था, जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों, कि इसके अंतर्गत आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है और संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है, यानी कि ये जो है सार्वजनिक नहीं होता। जैसे एक तंत्री शासन होता है, तो उसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक जो शक्तियाँ होती हैं उनका केंद्रीकरण जो है सरकार के हाथ में होता है, यानी कि सरकार उसको ऑपरेट करती है। और संसाधनों पर जो है वो राज्य का स्वामित्व होता है, यानी कि संसाधनों के उपयोग किस तरीके से किया जाए, किन संसाधनों को समाज के दृष्टिकोण से स्वतंत्र रखा जाए, ये सब कुछ जो है राज्य के हाथ में होता है, राज्य सरकार के हाथ में होता है। और साथ ही केंद्र सरकार का भी इसमें इंटरफेयर रहता है। तो इसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। थर्ड प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों, जिसमें बाजार नियंत्रण पर सरकार की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है। अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो इसके अंतर्गत दोस्तों जब बाजार पर नियंत्रण किया जाता है तो उस पर सरकार का कोई सक्रिय भूमिका नहीं रहती है और इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। तो ऐसी स्थिति को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है संसाधन जो होते हैं वो निजी होते हैं और उन पर जो है पूंजीवादियों का ज़्यादा स्वामित्व देखने को मिलता है। तो इसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर यह आधारित होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है और साथ ही स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाता है। तो इसमें स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाता है और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे समाज में जो है प्रत्येक व्यक्ति अपना खुद का रोजगार जनरेट कर सके। तो और साथ ही सामाजिक न्याय की स्थापना यहाँ पे की गई है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों वो क्या होता है, इसमें संसाधन का विकेंद्रीकरण पर आधारित है, उत्पादन के जो साधन होते हैं और साथ ही रोजगार के वो आत्मनिर्भरता पर इसमें बल दिया जाता है। तो मेन इसमें क्या है, रोजगार स्वरोजगार को इम्पोर्टेंस मिलता है और सेल्फ डिपेंड, अगर यहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसके सेल्फ डिपेंड रहने पर बल दिया जाता है। साथ ही कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है और सामाजिक न्याय की स्थापना इसमें की जाती है। अब बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि निम्न जीवन स्तर होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में, क्योंकि यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था को विकसित करने में समय लगता है और जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित होती है। तो यहाँ पे एक तो जीवन स्तर निम्न होता है, साथ ही उत्पादकता का स्तर कम होता है इसमें, ठीक है।
तो जो उत्पादन किया जाता है उसका स्तर कम होता है, जनसंख्या अधिक होती है इसके अंतर्गत, और जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो क्या होती है, बहुत ही न्यून होती है। ठीक है, तो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण प्रति व्यक्ति आय बहुत निम्न होती है, और साथ ही आय की विषमता यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, जो आय होती है वहाँ पर इक्वलिटी नहीं देखने को मिलती, यानी कि कोई तो बहुत ज़्यादा संपत्ति वाले होते हैं, कोई बहुत ही न्यून होते हैं। ठीक है, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यही है कि आय के बीच जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गरीब होंगी जनता और कुछ जनता जो है काफ़ी अमीर होती है। ठीक है, तो ये एक वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। साथ ही कृषि क्षेत्र पर आधिपत्य इसमें देखने को मिलता है, यानी कि कृषि क्षेत्र जो होता है वो उस पर भी फिक्स लोगों का आधिपत्य होता है, और बेरोजगारी व अल्प रोजगार का उच्च स्तर होता है, यानी कि या तो बेरोजगारी अधिक देखने को मिलेगी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में, और या अल्प रोजगार होगा। ठीक है, रोजगार बहुत कम होगा, उच्च स्तर में अल्प रोजगार देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो क्या क्या होता है, एक तो निम्न जीवन स्तर होता है, उत्पादकता का स्तर बहुत कम होता है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है, और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है। साथ ही आय में विषमता होती है, कुछ पब्लिक जो है काफ़ी अमीर होती है और कुछ पब्लिक बहुत गरीब होती है। सामान्य स्तर से जीवन जीने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है, और साथ ही कृषि क्षेत्र का आधिपत्य होता है, और साथ ही बेरोजगारी और अल्प रोजगार का उच्च स्तर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसमें हमने डिस्कशन किया कि जो अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार की हो सकती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था हमने देखी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी हमने चर्चा किया, साथ ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को हमने डिस्कशन किया, और साथ ही मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पर देखी जाती है। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो लक्षण है दोस्तों, यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो लक्षण हैं दोस्तों, एक तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि को प्रधानता मिली है, यानी कि कृषि कार्य को महत्व मिला है, और साथ ही दोस्तों पूंजी निर्माण की निम्न दर है, यानी कि पूंजी निर्माण में के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या है उसके अनुसार जो है पूंजी निर्माण की दर जो है वो बहुत ही कम है। साथ ही बेरोजगारी बहुत अधिक है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं जो बेरोजगारी को भी प्रदर्शित करते हैं, और साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या पर किसी प्रकार की कोई कंट्रोलिंग नहीं है, और जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। साथ ही यहाँ पर निम्न प्रति व्यक्ति आय, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जो लक्षण है वो सबसे ज़्यादा ये हैं कि यहाँ पर एक तो जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ही कम है। तकनीकी पिछड़ापन, यानी कि टेक्निकली जो है यहाँ पर पिछड़ापन देखने को मिलता है, और साथ ही आयात पर निर्भरता यहाँ पर देखने को मिलती है, और साथ ही निरक्षरता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पीछे कर रही हैं, क्योंकि पूंजी निर्माण की दर भी बहुत कम है, बेरोजगारी बहुत अधिक है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है, निम्न जो है प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ही न्यून है, साथ ही इसमें तकनीकी पिछड़ापन देखने को मिलता है, और आयात पर निर्भरता है, और साथ ही निरक्षरता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी देश के अंतर्गत होंगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था जो है, एक तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ वो देश की अर्थव्यवस्था जो है विकसित होने में समय बहुत अधिक लगता है, क्योंकि पूंजी निर्माण की दर भी निम्न है, बेरोजगारी अधिक है, जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है, और आय के संसाधन कम हैं, तकनीकी पिछड़ापन है, टेक्निकली भी पीछे है, और सब कुछ आयात पर निर्भर है, और निरक्षर लोगों की संख्या अधिक है। तो कहीं न कहीं ये देश को पिछाड़ने का काम करता है, तो इससे अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती है, और पूरा जो है सिस्टम जो है व्यवस्थित नहीं हो पाता। अब बात करते हैं सरकार द्वारा चिन्हित दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार के भाग क्या क्या हैं। तो इसमें 27 नवंबर 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा आर्थिक सुधारों पर कैबिनेट समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। 27 नवंबर 2001 को
ठीक है, 27 नवंबर 2001 को जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आर्थिक सुधारों पर कैबिनेट समिति का गठन किया गया था। साथ ही दूसरी पीढ़ी का सुधार 1996 से लेकर 2007 तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुधार प्रणाली चली थी वो 1996 से लेकर 2007 तक चली थी और यहाँ पर 2 पंचवर्षीय योजनाएं शामिल की गई थी। ठीक है, तो उस समय जो सुधार व्यवस्था की गई थी 1996 से लेकर 2007 तक, तो इसमें 2 पंचवर्षीय योजनाएं शामिल की गई थी और इसमें जो है साथ ही साथ सूक्ष्म आर्थिक सुधार हुए थे। तो परिणाम स्वरूप बहुत ही छोटे आर्थिक सुधार हुए थे। एक तो राजकोषीय सुधार हुआ था, दूसरा वित्तीय सुधार हुआ था और संरचनात्मक सुधार और श्रम कानून सुधार। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें हुई थी, लेकिन ये सुधार उतने अधिक मात्रा में नहीं हो पाए थे कि जिस हिसाब से देश की जनसंख्या के आधार पर जिस प्रकार की सुधार की आवश्यकता थी, इन 10 वर्षों के अंतर्गत ये परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। तो इसमें जो वित्तीय सुधार और साथ ही राजकोषीय सुधार के अंतर्गत जो संरचनात्मक सुधार और श्रम कानून सुधार के अंतर्गत जैसे तेल के क्षेत्र में सुधार हुआ था, उसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार किया गया था और साथ ही शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार यहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं 1996 से लेकर 2007 के बीच जब पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, तो उसमें ये सुधार देखने को मिले थे। तेल के क्षेत्र में सुधार हुआ था, सार्वजनिक क्षेत्र में, और साथ ही शासकीय व सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार देखने को मिले थे। तो ये थे दोस्तों आर्थिक सुधार के सरकार द्वारा चिन्हित दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार के भाग, जो 27 नवंबर 2001 को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा आर्थिक सुधारों पर कैबिनेट समिति का गठन करके 1996 से लेके 2007 तक के बीच ये प्रोसेस चली थी। ठीक है, 2 पंचवर्षीय योजना इसमें लागू हुई थी, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। और इसमें राजकोषीय, वित्तीय और संरचनात्मक और श्रम कानून के बीच के क्षेत्र में सुधार हुआ था और इसमें तेल और सार्वजनिक और शासकीय और सार्वजनिक संस्थानों के सुधार यहाँ पर देखने को मिले थे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। बात करेंगे दोस्तों हम राष्ट्रीय आय को लेकर। ठीक है, राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को लेकर हम बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो दोस्तों जब एक वर्ष के दौरान किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, किसी भी देश के अंतर्गत, उसकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, इसके आय की जो गणना की जाती है दोस्तों, वो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होती है। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो वित्तीय आंकड़े होंगे उसी को राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो है उसको काउंट किया जाता है। तो जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था या उसका हिसाब किताब रखा जाता है तो उसको देखने के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की पूरी वित्तीय स्थिति को देखा जाता है और उसके आधार पर उसकी राष्ट्रीय आय का आकलन कर दिया जाता है और उसके आधार पर सुधार हेतु नई योजनाएं बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की, तो इसमें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का विशेष रोल रहता है और इसकी जो स्थापना की गई थी भारत की स्वतंत्रता के बाद, कब, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। ठीक है, यह राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी रही है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, तो इसका क्या रोल रहता है, ये राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी मदद जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा की जाती है। तो नेशनल लेवल की जो प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है उसके द्वारा इसके जो है इसमें मदद की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। ठीक है, अब बात करते हैं इससे संबंधित अन्य क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किन्होंने किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा क्योंकि भारत में जब राष्ट्रीय आय की बात आएगी तो शुरुआत कैसी हुई और किसने सबसे पहले ये कार्य किया था, इसको सबसे पहले नोटिस किया जाएगा। तो ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था, वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 के बीच में ये कार्य किया था
उन्होंने 1867-68 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था और प्रति व्यक्ति आय की गणना उन्होंने की थी। तो इस चीज़ का क्रेडिट जो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी को जाएगा। उन्होंने 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये उस समय जो है निर्धारित की गई थी, क्योंकि उस समय की जो जनसंख्या थी और आय के संसाधन थे और जो रुपये की कीमत थी उसके अनुसार जो है 1868 में जो सर्वे के आधार पर जो रिजल्ट निकाला था वो निकाला था कि भारत के अंतर्गत प्रति व्यक्ति जो आय है वो 20 रुपये है। ठीक है, 1868 में। बात करें अगर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में जो प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा इसमें किया गया था। सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में जो सबसे पहले आधिकारिक प्रयास किया गया था वो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था, जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है उसके द्वारा इसका सर्वेक्षण करने में मदद की गई थी। अब बात करेंगे 1949 में जो हुआ था, तो 1949 में क्या हुआ था, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस को जो है उस समय इसका राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और 1949 पर, चूँकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भारत की खुद की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, तो स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष के तौर पर पीसी महालनोबिस को बनाया गया था अध्यक्ष, और डॉक्टर आर गाडगिल और BKR राव इसके सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, तो मेन ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था पीसी महालनोबिस को। ठीक है, इनको जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो जनक है वह है साइमन कुजनेट्स। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, 1971 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम है साइमन कुजनेट्स। ठीक है, साइमन कुजनेट्स, इनको नोबेल पुरस्कार 1971 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनको राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक के तौर पर भी जाना जाता है। अगर किसी दी हुई समयावधि में कीमतें व मौद्रिक आय दोनों दोगुनी कर दी जाएं तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि अगर किसी समयावधि में टाइम इंटरवल के दौरान अगर कीमतों व मौद्रिक आय दोनों को डबल कर दें, ठीक है, जो इसकी कॉस्ट है और जो उसकी मौद्रिक आय है उन दोनों को अगर हम डबल कर दें तो वास्तविक आय, ऐसी स्थिति में वास्तविक आय क्या होती है, अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देंगी, जिससे वास्तविक आय पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा। बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में अमर्त्य सेन के सुझाव क्या क्या थे। तो एक तो इन्होंने सुझाव दिया था, भारतीय अर्थव्यवस्था में अमर्त्य सेन का सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो इन्होंने जनमुखी होना चाहिए, ये बात कही थी। अर्थव्यवस्था जो है वो जनमुखी होनी चाहिए, यानी कि जन के उद्धार हेतु होनी चाहिए। साथ ही इसमें सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा को महत्व दिया जाना चाहिए। तो यही चीज़ आज के समय में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि इसमें सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा को लेकर जैसे देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उन निर्धन व्यक्तियों को के आर्थिक सुधार हेतु जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो अमर्त्य सेन के सुझाव भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो दिए गए थे उसी पर आधारित हैं। साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव पर महत्व दिया गया है कि राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, ये अमर्त्य सेन ने कहा था। और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव को महत्व दिया था इन्होंने। और साथ ही आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानवीय विकास को महत्व दिया गया था, यानी कि आर्थिक विकास से अच्छा इन्होंने ये माना था कि मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस मानव
का विकास होना चाहिए जो उस देश में सर्वाइव कर रहा हो, यानी कि उस देश में रह रहा हो। तो प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्तित्व का विकास इन्होंने महत्व दिया था, न कि केवल आर्थिक विकास को। तो अगर व्यक्तित्व का विकास होगा तो इसका मतलब है मानवीय विकास होगा। तो इसका तात्पर्य इन्होंने कहा कि भारत के अंतर्गत अर्थव्यवस्था स्वतः ही सुधर जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। अमर्त्य सेन को दोस्तों इसमें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1998 में। तो 1998 में अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ का विचार हुआ था, और भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। तो इनको जो अमर्त्य सेन हैं, जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला था 1998 में, 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इनका जो विचार था अमर्त्य सेन का, वो था भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए, व्यक्तियों पर देना चाहिए। तो ये बात इन्होंने कही थी। तो अमर्त्य सेन का ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी हेल्पफुल रहा था देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और एक बेहतरीन रिजल्ट की ओर पहुँचिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।